न्यूटन ने ये देखा, सुनो, न्यूटन ने ये देखा कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी तब तक नहीं चेंज होगी जब तक उस पर फोर्स लगाया ना जाए। नहीं है समझ में? नहीं समझे? वेलोसिटी तब तक चेंज नहीं होगी, मतलब सेम डायरेक्शन में जाएगी, सेम स्पीड से जाएगी। तो अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज होगा। क्या चेंज होगा? मोमेंटम। जैसे एक बॉडी है, उसका मास m है, वो u वेलोसिटी से चल रही है। कितनी वेलोसिटी चल रही है? u से। हमने फोर्स लगाया, क्या लगाया? F फोर्स लगाया। समझ गए? फोर्स अप्लाई करा, फोर्स अप्लाई करो फॉर t टाइम के लिए। कितने टाइम के लिए? t टाइम के लिए हमने क्या करा? फोर्स अप्लाई किया। तो जब फोर्स लगाएंगे इसकी वेलोसिटी बदल गई, मास तो अब भी वही है लेकिन वेलोसिटी कितना हो गया? मान लो v हो गया। कितना हो गया? t समय बाद वेलोसिटी v हो गया। ऐसा मत सोचना ये छोटा गोला था, ये बड़ा गोला कैसा हो गया? ये छोटा ही है, समझ गए? और छोटा हो गया क्या? चलो और बड़ा बना देते हैं। समझ जाना तुम लोग, और क्या नापना थोड़ी ना। वहाँ पर आया समझ में कि नहीं आया? वेलोसिटी में चेंज हो गया फोर्स लगाने के बाद t समय में। तो पहले मोमेंटम कितना था? mu, अरे मास इनटू वेलोसिटी। बाद में मोमेंटम कितना हुआ? mv। अब दो बातें हो सकती है, v ज़्यादा भी हो सकता है u से, कम भी हो सकता है। ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। कौन? v। हम मान लेते v ज़्यादा है। v क्या है? ज़्यादा है या कम है, कुछ भी हो, अपने कुछ से मतलब नहीं है। अब इसने कहा, न्यूटन ने, कि जो फोर्स अप्लाई हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? समझ गए? फोर्स अप्लाइड एट बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? नल टू किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। किसके? मोमेंटम। तो जो फोर्स अप्लाई हुआ, फोर्स को F से लिखते हैं, तो मोमेंटम में चेंज कितना आया? चेंज मोमेंटम में कितना आया? डेल्टा P, मतलब P2 माइनस P1 आया। क्या आया? P2 माइनस P1। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P2 माइनस P1 की। समझ गए कि नहीं? और अपॉन में t, रेट ऑफ, समय के साथ जो चेंजेस आया, या पर यूनिट टाइम में जो मोमेंटम में चेंजेस आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड फोर्स के। प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटता है इक्वल टू का साइन आता है, और यहाँ तक कि P2 की जगह क्या लिख सकते हैं? mv। यहाँ mu लिख सकते हैं और यहाँ बाई t। समझ गए? अब k की कोई वैल्यू होगी क्योंकि वो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है k। तो SI में k की वैल्यू 1 हुई, SI में k की वैल्यू 1 हुई। ये पूरा पूरा 9th में है। SI में k की वैल्यू कितनी हुई? SI यूनिट के लिए k की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे फोर्स जो हुआ, समझ गए कि नहीं? इसमें k की वैल्यू 1 रख देना, m बाहर कॉमन ले लेना, तो ये हो जाएगा v माइनस u बाई टी। v माइनस u बाई टी को हम क्या कहते हैं? v माइनस यू बाई टी एक्सेलरेशन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो यहाँ हो जाएगा ma। कितना हो जाएगा? ma।
तो हो गया फोर्स एम ए। फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, कैसे बता सकते हो? ए एक वेक्टर क्वांटिटी है, मास स्केलर है, इसलिए फोर्स क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। अरे आया कि नहीं आया? सेकेंड लॉ बस इतना है, उसका डेरिवेशन इतना है। आया समझ में कि नहीं आया? समझ गए कि नहीं समझे? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान से इधर सुने कृपया करके। इसकी एसआई यूनिट लिखनी है। क्या लिखनी है? एसआई यूनिट। तो लिखते हैं एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की एसआई यूनिट, तो जो यूनिट ऑफ फोर्स लिखते हैं पहले, यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की अगर यूनिट एसआई तो है, यूनिट ऑफ फोर्स क्या लिखेंगे? देखो फोर्स होता है क्या? एम ए। मास की एसआई यूनिट कितनी होती है? किलोग्राम। एक्सीलरेशन की यूनिट पता है अपने को, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिट कितनी हो गई? केजी मीटर सेकेंड माइनस 2। ये भी फोर्स की यूनिट है, लेकिन इसे न्यूटन बाबा ने दिया था, तो उनके सम्मान में इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन। 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को कहा गया 1 न्यूटन सम्मान में। इसलिए जो एसआई यूनिट हुई, क्या हुई? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स वो है न्यूटन। क्या है? न्यूटन। अरे आया कि नहीं आया समझ में? जितने भी साइंटिस्ट के नाम हैं उसे कैपिटल लेटर से लिखते हैं, लेकिन फुल फॉर्म लिखते समय स्मॉल लेटर का यूज करते हैं। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? न्यूटन ने दिया था। किसने? न्यूटन ने। इसलिए फोर्स की एसआई यूनिट क्या हो गई? न्यूटन। इसको देखो कैलकुलस मेथड से भी किया जा सकता है। कैसे? देखो अगर हम क्या हुआ? हाँ तो कोई बात नहीं है, वो पढ़ लेगा। देखो मोमेंटम P इक्वल टू होता है mv। क्या होता है? mv। इसने क्या कहा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कॉल्ड क्या? मतलब अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। समझ गई? तो फोर्स जो होगा, आप ध्यान सुनना, इधर देखो, अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करें, क्या करें? डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? तो मैंने तुम्हें बताया था, जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम वेरिएबल का करते हैं। किसका? अगर P चेंज हो रहा है तो मास तो चेंज नहीं होगा, तो क्या चेंज हो रहा होगा? वेलोसिटी। अरे बताया था कि नहीं बताया था? अभी इसी में जस्ट पहले बताया था ना, u है v हो जा रहा है, मास तो चेंज हो नहीं रहता। तो जब यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा t के रिस्पेक्ट, तो मास का नहीं होगा। किसका नहीं होगा? मास का। किसका होगा? वेलोसिटी का। किसका होगा? dv/dt। आया समझ में कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? dp/dt इक्वल टू हुआ क्या? m। अब dv/dt इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है। क्या है? एक्सीलरेशन। आया समझ में कि नहीं आया? अरे dv/dt एक्सीलरेशन होता है, हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। अरे बोलो मुंह खोल के। नहीं आया? ये एक्सीलरेशन होता है। नहीं पता क्या तुम लोगों को? ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है। याद करो, पढ़ा हुआ है, जहाँ हम लोग पढ़े हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, वहाँ देखना, हम लोग पढ़े हुए हैं। अब न्यूटन ने कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। किसके? फोर्स के। प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो इक्वल टू आया k dp/dt। k की वैल्यू एसआई में 1 हो गई, जैसा पहले बताया था, तो ये होगा dp/dt। और ये dp/dt क्या हो गया? ma। क्या हो गया? f इक्वल टू क्या हो गया? ma। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, पहले जैसे हम पढ़ चुके। अरे आया कि नहीं आया? डेरिवेशन एक करने का तरीका पीछे वाला था, और एक ये है दूसरा तरीका। ठीक है कि f इक्वल टू ma होता है सेकेंड लॉ से।